नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है माँ बाप का बोझ। क्या हो गया बाबूजी आपको? क्यों बार बार एक ही बात की रट लगा रखी है? मेरी पत्नी मेरी पत्नी। अरे पत्नी ही है ना, कोई आसमान की चांदनी तो है नहीं आपकी पत्नी, जो जब से तारीफों के पुल बांध रहे हो और हमें भला बुरा कह रहे हो। अरे हमने माँ को इतनी बार मना किया, मगर जबरदस्ती हमारी गाड़ी में बैठ गई। मना करने के बावजूद नहीं मानी वह। अब जब हम नहीं ले जाना चाहते थे उनको अपने साथ शहर, तो मेरी पत्नी ने जरा सा धक्का ही तो दिया था इनको। अब वह नीचे गिर गई तो इसमें हम क्या करें? मजबूरी में हमें धक्का देकर उतारना ही पड़ा। अब इसमें हमने भला गलत क्या ही कर दिया? बुढ़ापे में इनका बोझ कौन उठाता भला? पत्नी के खिलाफ शब्द सुनकर जोरदार तमाचा मोहित बाबू ने अपने बड़े बेटे मोहन के गाल पर जड़ दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी पत्नी के साथ इतनी गिरी हुई हरकत करने की? नहीं ले जाना था तो मत ले जाते, क्यों धक्का दिया मेरी पत्नी को? तब मोहन की पत्नी रुचि चिल्लाकर बोली, बाबूजी आपको शर्म नहीं आती क्या अपने जवान बेटे पर हाथ उठाते हुए? जानते नहीं हैं क्या आप कि मेरे पति कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कितने बड़े आदमी हैं? अरे आपके जैसे दो कौड़ी के लोग तो इनके जूते चाटते हैं, इनके आगे हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं। इनसे आपकी औकात ही क्या है इनके सामने? दोस्तों, इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़े, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब बहू द्वारा पति का अपमान होते देख कोकिला जी ने रुचि के गाल पर दो जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बहू, मेरे पति के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। और अगर बहू हमारा तुम पर कोई हक नहीं, तो किस मुंह से, किस हक से मुंह उठाकर चले आए हो तुम यहाँ हमारे आगे हाथ फैलाने? एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुम्हें मैं अपनी दौलत से। जाओ और भीख मांगो, कहीं भी जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे। अब कुछ भी करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अपनी पत्नी की हिम्मत देखकर मोहित जी की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्हें अपने ऊपर गर्व महसूस होने लगा। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अपनी कोकिला जी का ऐसा रूप देख दोनों बेटे बहुएं खड़े के खड़े रह गए। और हाँ बहू, क्या बार बार अपने भाई की धमकी देती रहती हो कि भाई को बुला लूंगी, भाई को बुला लूंगी? तो आज तुम अपने भाई को बुला ही लो, वरना तुम परेशान मत हो, मैं आज तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर ही देती हूँ। तभी मोहित जी के दोस्त का बेटा वहां पर एक पेपर लेकर पहुंचा और साथ में पुलिस वाले भी आए थे, जिन्हें देखकर बहू रुचि की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके बारे न्यारे हो गए, क्योंकि पुलिस की यूनिफॉर्म में कोई और नहीं बल्कि उसका भाई सुनील ही था, जिसे देखकर रुचि की हिम्मत और ज्यादा बढ़ी। सोचा कि उसका भाई उसकी ही साइड लेगा। ऐसा सोचते हुए वह उसके गले लगने लगी। तब सुनील ने उसे हाथ से पीछे कर दिया। यहाँ कोई किसी का भाई नहीं और कोई बहन नहीं, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, इसलिए मुझे बहकाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। सुनील जोरदार आवाज में चिल्लाकर बोला। रोब जमाते हुए अपने भाई का ऐसा रूप देख रुचि सुन पड़ गई और कोने में जाकर खड़ी हो गई। मोहित जी ने वह पेपर वकील को पकड़ाए और वकील ने वह पेपर बेटे बहू को पढ़कर सुनाए, जिसे सुनकर बेटे बहू भौचक्के के रह गए। उनके होश ही उड़ गए और बस मोहित जी और कोकिला जी को बेटे बहू लगातार निहारते ही रहे। कुछ देर बाद मोहित जी सुनील और वकील को लेकर कमरे के अंदर चले गए। बेटे बहू हाथ सर पर रखकर जमीन पर धम से बैठ गए और आने वाले तूफान का इंतजार करने लगे थे, जिसकी आहट उन्हें पहले ही हो चुकी थी। उन्हें पता चल गया था कि उनके माँ बाबूजी उनके खिलाफ सख्त फैसला लेंगे। बेटे बहू उस दिन को याद करने लगे जब उन्होंने शहर से गांव आने की सूचना अपने माँ बाबूजी को दी थी कि वह गांव आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए। तब कैसे माँ बाबूजी उनके आने का इंतजार खुशी से चहक कर रहे थे। कोकिला जी ने अपने बेटे बहू के लिए उनकी मनपसंद पकवान बनाए थे और बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी।
यहाँ तक कि उन्होंने अपने कपड़े पैक भी कर लिए थे। जब मोहित जी ने पूछा तो बोली, बेटे बहू के साथ इस बार जरूर जाऊंगी। यह क्या कोकिला, कम से कम उनसे मालूम तो कर लेती। अजी, आप भी यह कैसी बातें करते रहते हो। जब एक बार उन्होंने बोल दिया था कि अगली बार आएंगे तो ले जाएंगे आपको, तो इसमें पूछने वाली बात कौन सी है भला। बेटी का घर भी तो मेरा ही घर है। इस बार तो मैं उनके साथ जरूर जाऊंगी और मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। जी, वह मुझे अपने साथ जरूर लेकर जाएंगे। अब बुढ़ापे में हम यहाँ अकेले थोड़े ही रहेंगे। मेरा मन नहीं लगता जी। तभी डोरबेल बजी। कोकिला जी खुशी से चहकते हुए उत्सुकता से दरवाजे पर गई। देखा तो बेटे बहुएं आए थे, लेकिन बेटे बहुओं ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना ही अपने सास ससुर माँ बाबूजी के पैर छुए। और जैसे ही अंदर चले गए, बस अंदर जाकर फ्रेश हो गए और सब खाना खाने बैठे। तब छोटा बेटा वीर बोलता है कि माँ, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। क्या खाना बनाती हैं आप। माँ, यह बात तो है कि जो खाना आप बना सकती हैं वह मेरी पत्नी रीना कभी नहीं बना सकती। उसके हाथों में तो ऐसा स्वाद ही नहीं। यह बात सुनकर रीना थोड़ा मुंह बनाती है और चिढ़ती है। अपनी सास से यह देखकर सब हंस पड़ते हैं और बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं। अब जब सब खाना खाकर कमरों में चले जाते हैं, शाम में कोकिला जी बहुओं के लिए चाय नाश्ता और कचौड़ी बनाती हैं। तब छोटा बेटा वीर बोलता है कि कल के टिकट बनवा लेता हूँ। हम चारों को वापस भी तो जाना है। अब काम भी तो संभालना है, ऑफिस भी देखना है। तब बड़ा बेटा मोहन अपनी सहमति प्रकट करता है। तब कोकिला जी कहती हैं कि बेटा, तुम तो इस बार अपने बाबूजी और मुझे लेकर जाने वाले थे, तो हमारा भी टिकट करा दो। और बेटा, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार तो तुम हमें ही ले चलो। 2 साल हो गए थे तुम्हें देखे हुए और उस दिन से आज देखा है तुम्हें। बेटा, मेरा घर इतना खाली खाली रहता है, तुम्हारे बिना घर काटने को दौड़ता है। मुझे हमारा मन ही नहीं लगता, इसलिए तुम हमें अपने साथ ले चलो। तब मोहन की पत्नी रुचि बोलती है, क्या मम्मी जी, अभी अभी तो हमने नया घर खरीदा है और उसमें अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। आपको तो पता ही है नए घर का हाल। घर का सारा काम ऐसे ही अधूरा पड़ा है। अभी ऐसे में हम आप लोगों को कहाँ पर रखेंगे। भला हमारे अपने भी इतनी जिम्मेदारियां होती हैं और आप तो बूढ़े लोग हैं। आपका खाना पीना भी अलग ही होता है। हम तो खाने पीने पर भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। कभी होटल से मंगा लेते हैं तो कभी घर पर ही कुछ बनाकर खा लेते हैं। जो टाइम पर मिलता है वही खा लेते हैं या बाहर से मंगा लेते हैं। अब आपको तो घर का खाना ही चाहिए होगा। बुढ़ापे में एक तो घर में पहले से ही बहुत काम करना बाकी है, ऊपर से अगर आप लोग जाएंगे तो हमें और ज्यादा परेशानी होगी। तब कोकिला जी बोली कि कोई बात नहीं बहू, जब तक तुम्हारे घर में काम होगा तब तक हम वीर के साथ रह लेंगे। तब वीर की पत्नी रीना बोली, अरे नहीं माँ जी, 7 से 9 का ऑफिस है हमारा। हम दोनों ही जॉब करते हैं ना, और ना ही हमारे घर पर मेड है। और हमारे तो घर के खर्च भी इतने हैं, सैलरी भी इतनी नहीं होती। हम दोनों की दोनों काम करते हैं, फिर भी राशन पानी में कमी हो ही जाती है। ऐसे में हम आपका खर्चा भला कैसे उठा पाएंगे। आप ही सोचिए, अपने बेटे बहुओं की मजबूरी तो समझिए। कम से कम इसीलिए आप लोगों को वहां ले जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम लोग आपका खर्चा नहीं उठा पाएंगे। और आप शहर का माहौल नहीं जानती हैं। वहां पर जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती जितनी आप आसान समझती हैं। अब बेटे बहू के साथ रहना ही थोड़ा होता है, बैठना उठना भी होता है, खाना पीना भी होता है, आना जाना भी होता है। हम आपको भला कैसे संभालेंगे। आपके लिए यही बेहतर है कि आप यहीं रहकर अपना जीवन यापन करें और खुशी खुशी रहे। यह सुनते ही कोकिला जी रोने ही लग गई और रोते हुए बोली कि बेटा, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। मुझे घर काटने को दौड़ता है। मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है।
हम बूढ़े लोग तो बस अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं और जीवन के अंतिम पल अपने बेटे बहुओं के साथ बिताना चाहते हैं। और अभी तो हमारे शरीर में इतनी ताकत है। बहू, मैं घर का सारा काम भी कर सकती हूँ और तुम्हारी मदद भी कर दिया करूंगी। तुम्हें मेड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात सुनकर बेटे बहुओं ने चुप्पी साध ली और कुछ नहीं कहा। रुचि कमरे में जाकर आनंद से बोली कि बुड्ढे बुढ़िया तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं और वह बुढ़िया कितना बोल रही हैं। और अगर मैं इन्हें आने के लिए बोल दूंगी तो तुम्हें पता ही है शहर में हमारी कितनी अच्छी बिंदास लाइफ है। किसी भी टाइम आना जाना, घर पर पार्टी करना और किसी भी टाइम सोकर उठना। भला ऐसे में यह लोग वहां जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारियां ही बढ़ जाएंगी। फालतू में टोका टाकी अलग से करेंगे। तुम्हें पता ही है इन बुढ़े लोगों की आदत का अच्छी खासी लाइफ में हमारे खलल पड़ जाएगी। तुम्हें पता है ना? तब मोहन बोला, अरे हाँ रुचि, मैं कौन सा इन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों बिना बात के एक बात को माँ बार बार दोहराए जा रही है। इधर वीर से रीना बोली, देखो वीर, तुम अपना मुंह जरा भी मत खोलना। तुमने देखा ना बुढ़िया किस तरह से हमें चढ़ा रही है। मैं बुढ़े बुढ़िया के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। एक तो इनको साथ में रखो, ऊपर से इनकी बातें सुनते रहो। मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है बूढ़े लोग। मेरी सहेलियां घर पर आती जाती रहती हैं और पार्टियां चलती रहती हैं। हमारी आए दिन घर पर ऐसे में यह लोग जाएंगे तो टोका टाकी करेंगे ही। मुझे अपनी फर्स्ट क्लास लाइफ में किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं है। अरे हाँ रीना, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं कौन सा बाबूजी को और माँ को अपने साथ रखना चाहता हूँ। अब भला हमारी अपनी सैलरी से तो हमारा भला होता नहीं है। हमारे अपने ही खर्चे इतने महंगे हैं, इतने ज्यादा हैं, तो हम कहाँ तक संभाल पाएंगे इन्हें। दरअसल दोनों ही बेटे बहुएं अपनी ऐश भरी जिंदगी में खलल नहीं डालना चाहते थे। उन्हें लगता था कि माँ बाबूजी उनके साथ जाएंगे तो उनकी परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि वह शहर में बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे थे। बाहर आना जाना, पार्टीज करना, देर रात घर आना, मूवी देखना, सारे शौक पूरे कर रहे थे। अगले दिन जब दोनों बेटे बहुए जाने का समय हुआ, तब वह अपना सामान पैक करने लगे और गाड़ी में रखने लगे। तब कोकिला जी की आंखों में से झरझर आंसू बह रहे थे। तब वह एक बार फिर से बोली कि बेटा, मैंने तो अपने कपड़ों का बैग भी तैयार कर रखा है। इतनी उम्मीदें लगा रखी थी तुमसे कि इस बार तो मुझे तुम लेकर ही जाओगे। तुम लेकिन तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर जा रहे। यह बूढ़ी आंखें तुम्हें देखने को तरस जाती हैं बेटा। घर काटने को दौड़ता है, मन ही नहीं लगता मेरा। तब दोनों बेटे बोले, क्या हो गया माँ आपको? क्यों जाते वक्त हमें टोका टाकी कर रही हो? जाते वक्त टोका टाकी करना अच्छी बात नहीं है। और क्यों रोना धोना लगा रखा है? जैसे आप पहले रहती थी वैसे आप अब भी रह लीजिए। और शहरी जीवन आपके लिए ठीक नहीं है, आसान नहीं है। कहकर वह लोग गाड़ी में बैठ गए। कोकिला जी ने जैसे ही रुचि का हाथ पकड़ा तो उसने झटके से कोकिला जी को धक्का दे दिया और वह गिर गई। बिट्टू ने भी अपनी माँ से पीछा छुड़ाने के लिए गाड़ी स्टार्ट कर दी और तेज रफ्तार में बेटों ने भी अपनी माँ से पीछा छुड़ाने के लिए गाड़ी स्टार्ट कर दी और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने लगे। मोहित जी कोकिला जी को समझाते रहे कि चुप हो जाओ कोकिला, ऐसा मत करो। बेटे बड़े हो गए हैं, वह बदल चुके हैं, तुम क्यों उनके पीछे पड़ी रहती हो। इधर कार में जाते हुए बेटे बहुएं बोले कि अच्छा हुआ जान छूटी बुढ़िया से, वरना पीछे ही पड़ गई थी। हाँ, सच में बाबूजी भी इतना परेशान नहीं करते जितना बुढ़िया करती हैं। इस बार तो यहाँ आकर ही गलती कर दी हमने।
हंसते हुए छोटी बहू रीना बोली। बेटे बहू की इस बात को मोहन जी अच्छे से समझ चुके थे, परंतु कोकिला जी उनकी कोई बात नहीं सुनती थी और बेटे बहू के झूठे प्यार में पड़ी रहती, उनके मोह में पड़ी रहती। अब तो ऐसा हो गया था, वह दिन रात बस रोती रहती, ना खाना खाती, ना ज्यादा बात करती, अपनी सुध बुध में ही खोई रहती। मोहित जी कोकिला जी को लगातार समझाते और अपनी पत्नी को रोता हुआ देख उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता। कोकिला जी के चेहरे पर अब काफी झुर्रियां चमकने लगी थी और शरीर भी मानो बूढ़ा सा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बीमार होती जा रही है। कोकिला जी बेटे बहू के फोन का इंतजार करती रहती। अब तो वह बीमार सी रहने लगी। एक दिन अचानक से उन्होंने खुद से ही अपने बड़े बेटे मोहन के पास फोन किया। तब मोहन ने हमेशा की तरह व्यस्त रहने का दिखावा किया और फोन काट दिया। इधर वीर के पास जब फोन किया तो उसने भी वही ढोंग रचाया और कोकिला जी से पीछा छुड़ा लिया। उनकी बात सुनी भी नहीं और फोन रख दिया। अब कोकिला जी बाहर बालकनी में आकर बैठ गई और सड़क पर आते जाते हुए लोगों को देखने लगी। तभी उनकी नजर एक 65 वर्षीय बूढ़ी महिला पर पड़ी, जो कि साड़ियां ले लो कहकर चिल्ला रही थी और साड़ियां बेच रही थी। वह महिला बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज लग रही थी। उसे देखकर कोकिला जी को बड़ी हैरानी हुई। तब उन्होंने उसको रोका और जाकर साड़ियां दिखाने को कहा और वह उससे बोली कि आप तो काफी उम्र दराज लग रही हैं। क्या आपके बेटे बहू नहीं हैं जो आप इस तरह से घर घर जाकर साड़ियां बेचती रहती हैं? यह बात सुनकर वह महिला थोड़ा मुस्कुराई और बोली कि मेरे चार चार बेटे बहुएं हैं, लेकिन अब सब बड़े हो गए हैं, अच्छी नौकरी लग गई है, शादीशुदा हो गए हैं और शहरों में अपने बीवी बच्चों के साथ जाकर बस गए। पति तो मुझे पहले ही भरी जवानी में इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। बच्चों का पालन पोषण बड़ी ही मुश्किल से मैंने किया और एक अकेली औरत किस तरह से अपने बच्चों को पालती है, यह वो औरत ही जानती है। और इस काबिल बना दिया मैंने अपने बच्चों को कि आज कामयाब है। बस पीछे छूट गई तो एक माँ, उसकी इच्छा। अब नालायक बेटे बहू मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहते। वह मुझे बोझ समझते हैं, इसलिए मैं भी उनके साथ नहीं रहना चाहती। मैं उन पर आश्रित नहीं हूँ। जैसे मैंने उनको पैदा किया, पाला पोसा, कामयाब बना दिया, वैसे ही मैं खुद का पेट भी पाल सकती हूँ। इसलिए मैं उन पर आश्रित नहीं हूँ। मैं खुद के लिए काम कर सकती हूँ और घर घर जाकर साड़ियाँ बेचती हूँ। इस बहाने से लोगों से हंस बोल कर बात भी कर लेती हूँ। मन हल्का हो जाता है और मुझे सुकून भी मिलता है। इससे खुद का खाती हूँ, खुद का काम करती हूँ। उस बुजुर्ग महिला की बात सुन कोकिला जी को मानो एक झटका सा लगा हो। बुजुर्ग महिला की बात सीधे कोकिला जी के दिल पर असर करती है। वह उसके बारे में सोचती ही रहती हैं और साड़ी खरीद कर वापस कमरे में आ जाती हैं और सोचती हैं कि जब से बेटे बहू शहर गए हैं, तब से उन्होंने मेरे पास एक बार भी फोन नहीं किया और एक मैं ही हूँ कि उनके बिना रो रो कर मेरा बुरा हाल हुआ रखा है। और एक वह है जो मुझे कुछ समझते ही नहीं है। मैं ही उनके पीछे पड़ी रहती हूँ। मुझसे अच्छी तो वह बुजुर्ग औरत महिला है जो साड़ियां बेच रही थी और कितने स्वाभिमान के साथ जी रही थी, खुश थी। यह सोचकर कोकिला जी ने मन ही मन एक कठोर फैसला किया। अब जब उनके पति मोहित जी घर पर आए तो देखा महकी महकी खुशबू आ रही है और कोकिला जी भी काफी खुश नजर आ रही थी। उन्होंने बड़े ही प्यार से अपने पति मोहित जी को खाना खिलाया और बोली, सुनिए जी, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। वह सुबह वाली बात है। तब वह उस बुजुर्ग महिला की सारी बातें मोहित जी को बताती हैं और कहती हैं, मुझे कुछ कटपीस चाहिए, आप मुझे वह कटपीस लाकर दे दीजिए। मैं खुद का काम शुरू करना चाहती हूँ, खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ और अपना बुढ़ापा संवारना चाहती हूँ। मुझे बेटे बहू पर आश्रित नहीं रहना है। यह सुनकर मोहित जी को बहुत अच्छा लगता है। तब वह कहते हैं कि कोकिला, मैं तो तुम्हें बस यही बात समझाते समझाते थक गया था।
कि बेटे अब पहले जैसे नहीं रहे, वह सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। खैर, कोई बात नहीं, देर से ही सही, पर तुम समझी तो सही। चलो अच्छा ही है। कहकर कोकिला जी के लिए मोहित जी बाजार से कटपीस के टुकड़े लेने के लिए चले गए। कोकिला जी कढ़ाई सिलाई के मामले में पहले से ही अच्छी थी। वह एक गुणी महिला थी और उन्होंने अपने इस हुनर को अपना हथियार बना लिया। समय के साथ उनका कारोबार जोरों शोरों से चलने लगा और वह काफी फेमस हो गई। काम में व्यस्त होकर उन्हें ना तो बेटे बहुओं की याद आती और ना ही उनके दिल को दुख होता, जबकि वह पहले से और ज्यादा स्वस्थ हो चुकी थी और अच्छी खासी दिखने लगी थी। मोहित जी भी पत्नी को देखकर काफी खुश रहते और इधर बेटे बहू का ऐसा हाल था। मोहन बोला, यार वीर, मैं तो यह 7 से 9 की नौकरी करके थक चुका हूँ। सारा दिन किट-पिट करते रहो और काम करते रहो और वही सैलरी, वही खाना पीना। जिंदगी मानो एक बोझ सी लगने लगी है और ना ही सैलरी ज्यादा मिलती है, वही कोई 30 से 40 हजार। इसलिए सोच रहा हूँ मिलकर दोनों कोई बिजनेस करते हैं, अपना कोई धंधा शुरू करते हैं जिससे ज्यादा पैसा आए। तब वीर बोला, वह तो ठीक है भाई, मैं भी सोच रहा था, लेकिन इन सब के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। बिजनेस ऐसे ही शुरू नहीं होता और पैसे तो हमारे पास हैं ही नहीं। तब मोहन बोला, हाँ वह तो है, पर वह जो घर है अपने गांव का, वह कब काम आएगा। भाई, यहाँ पर तो हमारा अपना घर है, गांव की जमीन वह बेच देते हैं और उससे जो भी पैसा आएगा उससे हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बेटे बहुए गांव जाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन जब गांव पहुंचते हैं तो अपनी माँ कोकिला जी का व्यवसाय देखकर, उनका काम देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तब बहू रुचि बोलती हैं कि बुढ़िया, जब हम शहर जा रहे थे तो ऐसे हमारे आगे रोकर बिलख रही थी जैसे अभी मर जाएगी, और अब देखो कैसे जवान हुए बैठी हैं और कैसे चमक रही हैं, और इतना काम फैला रखा है इसने। जाने कितना कमा रही होगी बुढ़िया। कर तो ऐसे रही थी जैसे हमारे बिना जान निकल जाएगी इसकी, और अब देखो कैसे अपना बिजनेस चला रही हैं। मैं तो कहती हूँ कि बुढ़िया के पैर पकड़ लो, आज कुछ काम आ जाएगी हमारे पीछे से। कोकिला जी अपने बेटे बहुओं की ऐसी बातें सुन लेती हैं। तब वह बोलती हैं, अरे महारानिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो मेरी। अब मैं तुम्हारे शहर आने जाने से तुम्हारे आगे पीछे नहीं बिलखती फिरूंगी और ना ही तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाने आऊंगी, रोऊंगी। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी फिक्र करने की। मुझे मेरे पति का साथ प्यारा है और अपना काम प्यारा है। और जब उस दिन तुम गए थे तो मैं तुम्हारे आगे इसलिए रो रही थी, इसलिए गिड़गिड़ा रही थी, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती थी। वह माँ की ममता थी जो तुम्हें रोक रही थी और तुम्हारे लिए तड़प रही थी, तुम्हारे लिए रो रही थी। लेकिन तुम लोगों को मेरी कद्र ना हुई। तुम लोगों ने उस अवस्था में मुझे अकेला छोड़ दिया, वह भी अच्छा ही किया। जीवन का एक नया पाठ सिखा दिया तुमने। तब वीर और आनंद बोले, माँ, हमें आपकी जरूरत है, हमें अपना कारोबार चलाना है, इसलिए कुछ पैसे चाहिए थे। तब कोकिला जी बात को बीच में काटते हुए बोली, अच्छा, आज 3 साल बाद तुम गांव आए हो और वह भी तुम्हें लालच खींच कर लाया है, यहाँ तक पैसों के लिए। पैसे चाहिए तुम्हें, बीच में तुम्हें फोन पर बात करने का भी समय नहीं था। तुम इतने बड़े बिजनेसमैन बन बैठे थे और अब यहाँ मुंह उठाए चले आए हो पैसे मांगने के लिए। धिक्कार है मुझे तुम जैसी औलाद पर। मुझे तुम जैसे लोगों का साथ नहीं चाहिए और ना ही मैं तुम्हारी कोई मदद करूंगी। ना तो अब मेरे पास तुम्हारे लिए पैसा है, ना समय है, और ना ही घर है। एक फूटी कोड़ी तक नहीं मिलेगी तुम्हें मुझसे, और ना ही तुम्हारे माँ बाबूजी का प्यार मिलेगा। अब तुमने सब खो दिया है और तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद से मारी है। चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। अपनी बात बनते ना देख बड़ा बेटा मोहन रोब जमाते हुए बोला, क्यों चले जाएं? कैसे चले जाएं? आपके इस प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार है। हम आपके बेटे बहू हैं। हम आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं इन सबको। और अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो हमें उंगली टेढ़ी करनी भी आती है।
तब पत्नी भी बोली, हाँ जी, हमारे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ज्यादा आनाकानी की तो दोनों बुढ़े बुढ़िया पर मानसिक उत्पीड़न का केस कर देंगे। दहेज लेने के केस में अंदर करवा दूंगी आप सबको। फिर सड़ते रहना दोनों बुढ़े बुढ़िया जेल में। हाँ, यह सही कह रही हैं। हम बिल्कुल आपके साथ ऐसा ही करेंगे। बेटे भी साथ में हाँ मिलाते हुए बोले, हम कोई बेवकूफ नहीं हैं। तब मोहित जी जोरदार तमाचा अपने बड़े बेटे आनंद के गाल पर जड़ते हैं। तुम लोग बेवकूफ थे, बेवकूफ हो और बेवकूफ ही रहोगे। ज्यादा अक्लमंद नहीं बन जाता कोई इंसान पढ़ लिखने से या चार किताबें पढ़ लिखने से। तब बहू रुचि बोली, बाबूजी, आपको जरा सी शर्म नहीं आती अपने जवान बेटे पर हाथ उठाते हुए? बिल्कुल भी तमीज नहीं है आपको अपने बेटे से बात करने की। और यह आपके बेटे से पहले अब मेरे पति हैं, इन पर मेरा अधिकार है। यह सुनते ही कोकिला जी झन्नाटेदार चांटा रुचि के गाल पर कस देती हैं। शर्म नहीं आती बहू, ससुर से जुबान लड़ाते हुए तुम्हें? खबरदार, जो मेरे पति का जरा भी अपमान किया तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। पत्नी कोकिला का ऐसा साहस देख मोहित जी की आंखों में चमक आ गई। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि पहली बार आज कोकिला जी ने किसी पर हाथ उठाया था। वह बहुत ही विनम्र भाव की औरत थी। बेटे बहू माँ बाबूजी का ऐसा रूप देखकर सुन्न रह गए, उनके होश ही उड़ गए। तब कोकिला जी बोली, बहू, मैं फूटी कोड़ी नहीं दूंगी तुम्हें। यह जमीन जायदाद हमारी है, हम दोनों की हैं। हम जैसे चाहें वैसे रहें। इसलिए चुपचाप से जैसे आए हो वैसे निकल जाओ। किस मुंह से भिखारी की तरह अपना हक मांगने के लिए चले आए हो? माँ बाप तो तुम्हें बोझ जैसे लगते हैं, और उनकी संपत्ति धन दौलत उसका क्या, वह बड़ी अच्छी लगती है। और क्या बहू, यह बार बार भाई को बुला लूंगी, भाई को बुला लूंगी, एक ही बात की रट लगाए रहती हो तुम। चलो, तो आज फोन लगाओ अपने भाई को और बुलाओ उसे अभी के अभी यहाँ, वरना तुम परेशान मत हो। आज मैं ही तुम्हारे भाई को बुला लेती हूँ। तभी मोहित जी के दोस्त का बेटा सुनील कुछ पेपर्स लेकर वहां पहुंचा, और साथ में दो पुलिस वाले भी वहां वर्दी पहनकर आए थे। वह पुलिस वाले कोई और नहीं बल्कि रुचि के भाई ही थे, जिसे देखकर रुचि अपने हित में फैसला चाहती थी। तब वह उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन सुनील उसे बीच में ही रोक देता है। खबरदार रुचि, मुझे अपनी बातों में बहकाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। मैं सब जानता हूँ। मैं ड्यूटी पर हूँ, और ना मैं किसी का भाई हूँ और ना कोई मेरी बहन है। यहाँ पर चिल्लाकर रोब जमाते हुए सुनील बोला। अपने भाई का ऐसा रूप देखकर रुचि सुन्न पड़ गई और एक कोने में जाकर सिमट गई। मोहित जी ने वह पेपर वकील को पकड़ाए और बेटे बहुओं को पढ़कर सुनाने के लिए कहा। तब वकील बोला कि बुढ़ापे में अगर बेटे बहू में से किसी ने भी इन पर जोर जबरदस्ती या जायदाद लेने की कोशिश की, इनकी जायदाद हड़पने की कोशिश की, इनके साथ दुर्व्यवहार किया, इन्हें टॉर्चर किया, तो पुलिस उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, और जिसका भुगतान इनको बहुत महंगा पड़ेगा। तब मोहित जी स्वाभिमान के साथ बोले कि बेटा, भले ही तुमने कितनी ही डिग्रियां हासिल कर ली हो, पर दिमाग में आज भी तुम हमसे पीछे ही हो। चार किताबें पढ़ लेने से तुम अपने माँ बाप नहीं बन जाओगे। अपने माँ बापूजी का ऐसा रूप देखकर बेटे बहू सकते में आ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करें, कैसे बात को समझाएं। और जब सुनील को अपनी बहन रुचि के बारे में पता चला, तो जोरदार दो थप्पड़ उसने उसके मुंह पर मार दिए। तू घर पर भी ऐसे ही अपनी भाभीियों के साथ लड़ाई झगड़ा रखती थी, और अब वही रवैया तू अपने सास ससुर के साथ कर रही है। पति को भी अपने जैसा ही बना रखा है। तेरी इसी हरकत की वजह से मम्मी पापा ने तेरी शादी इतनी जल्दी कर दी, लेकिन तू बदलेगी नहीं। खबरदार, अगर आगे से तेरे बारे में कुछ भी सुनने को मिला, या तूने अपने सास ससुर को तंग किया, परेशान किया, तो समझ लेना तेरे मायके के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, और पुलिस की कार्रवाई जो होगी वह अलग से होगी। यह सुन रुचि का मुंह लटक जाता है, वह उदास हो जाती है, उसे अपने ऊपर आत्मग्लानि महसूस होती है। कोकिला जी
और मोहित जी भी अपने बेटे बहुओं को माफ नहीं करते। अब बेटे बहू अपमानित होकर वापस अपने शहर चले जाते हैं और मोहित जी और कोकिला जी अपना जीवन पूरे स्वाभिमान के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं। दोस्तों, जब माता पिता का आपने बच्चों के प्रति प्यार निस्वार्थ भाव का होता है, तो बच्चे क्यों उन्हें स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मोहन जी और कोकिला जी अपना जीवन पूरे स्वाभिमान के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं। दोस्तों, जब माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्यार निस्वार्थ भाव का होता है, तो बच्चे क्यों उन्हें स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यों उनकी प्रॉपर्टी को, उनके पैसों को ज्यादा महत्व देते हैं, वह क्यों उनके सम्मान, उनके प्यार और उनके संघर्ष को भूल जाते हैं। क्या माता पिता का प्यार उनके लिए मायने नहीं रखता? वो उन्हें बोझ क्यों समझते हैं बुढ़ापे में? तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर, मोहित जी और कोकिला जी को लेकर? जो उन्होंने अपनी बेटे बहुओं के साथ किया, वह फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हाइप जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।